आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना ज़रूरी है। और उनमें अच्छा बात ये है कि एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया, तो आप वो भूलेंगे नहीं, वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि आपको बार-बार पढ़ना पड़ता है एक ही चीज़ को मतलब याद रखने के लिए। सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ फिजिकल एंड ऑर्गेनिक ओवर इनऑर्गेनिक। तुम्हारे लिए तुम्हारे शेड्यूल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? चीज़ों को कवर करना, चीज़ों को रिवाइज़ करना, कवर अप चीज़ों को रिवाइज़ करना या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना? दैट आई मिस्ड बाय 2 मार्क्स। हरे कृष्णा। रैंक स्कूल में आपका दोबारा स्वागत है। Today, again we are joined by a student who has done splendid in NEET 2025. Please introduce yourself. हरे कृष्णा, मेरा नाम अंशुमान बॉक्सी है और मैंने नीट में 528 मार्क्स स्कोर किया है विद AIR 25711। Fantastic numbers, अंशुमान। Congratulations. हम JEE के टाइम पे भी मिल चुके हैं, है ना? So अभी यहाँ पे आके like this was what you wanted to do. कैसा फील हो रहा है? मुझे अच्छा लगा कि जो पाना चाहता था, जो एम था वो पूरा हो। एक्सपेक्टेशंस से पूरी होनी है तो देयर इज नथिंग लाइक फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन, राइट? यस, सो इट्स टोटली हैप्पी। अंशुमन, यू टुक अ ड्रॉप, क्या ना? पहला क्वेश्चन ये रखते हैं, ड्रॉप तुमने लिया क्यों? ड्रॉप इसलिए लिया क्योंकि मेरा जो एम था, मुझे MBBS ही करना था, नीट क्रैक करना था और वही मेरा सपना था, मेरा ड्रीम था और उसके लिए ही मैंने ड्रॉप लिया था। लास्ट ईयर नहीं हो पाया था जस्ट बिकॉज ऑफ 2 मार्क्स। Just because of 2 marks, I lost any chance to go into government medical college. So I wanted to do it again. Just because I lost by 2 marks, I thought I can crack NEET this year. 2 marks, that was really unfortunate last time. I'm sorry to hear that. और बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई होगी तुम्हें, है ना? लाइक तो हुई होगी और किसी को भी हुई होगी, जो भी मेरे जगह होंगे, उन सभी को तकलीफ हुई होगी जो 1-2 मार्क्स से पीछे रह जाता हो। और शोर की इतने पास आके भी मतलब रह जाना। हाँ, दैट्स हेवी लॉस। सो टेल मी अंशुमन, इस लॉस से तुमने डील कैसे किया? इस लॉस से डील करना तो थोड़ा मुश्किल था और जल्दी-जल्दी ठीक भी नहीं हुआ, टाइम लगा। तो मैं ये समझ गया कि मतलब जो पहले हो चुका है, उस पे अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। पिछली बार जो मिस्टेक्स किया था, जो वीकनेसेस थे, कोई चैप्टर में वीकनेस हो गया या कोई अच्छे से नहीं हो पाया, उनको बेहतर बनाएँगे और इस साल देंगे अच्छे से। ओके, सो अंशुमन, I'd like to ask you this. 2 मार्क्स से चूक गए, अब तुम्हें तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस का फुलफिलमेंट मिल चुका है, तुम सब कुछ अचीव कर चुके हो, है ना? ड्रॉप लेने के टाइम पे यू कुड हैड गॉन टू समवेयर एल्स, ठीक है? यू कुड हैड गॉन समवेयर एल्स, तुम कोई और जगह का रुख कर सकते थे एंड येट यू स्टक विद परीक्षित। आई वांट टू नो व्हाई? तो देखिए, क्लास 10 के बाद मेरे काफ़ी सारे दोस्त ये मतलब बहुत बढ़िया-बढ़िया इंस्टीट्यूट्स में चले गए, जैसे एलन, आकाश, PW और अनफॉर्चुनेटली मेरा इनमें से किसी में भी नहीं हो पाया है। सो मैंने सोचा कि मैं अपने लोकल कोचिंग में ही पढ़ के नीट क्रैक करूँगा। सो दैट वाज़ माय एम। दैट इज़ रियली कमेंडेबल, क्योंकि ज़्यादा टाइम से हम ऐसा देखते हैं कि मतलब वी डू नॉट अप्रिशिएट व्हाट आवर लोकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड अस। हम बस ब्रांच को देख के बाहर भाग जाते हैं। दैट इज़ रियली नाइस ऑफ यू टू हैव सपोर्टेड अस। टेल मी, वाज़ परीक्षित एडिक्वेट फॉर यू? सब कुछ सफिशिएंट था? यस, व्हाट आई फील इज़ यस आई फील इक्विप्ड विद दैट। टेल मी समथिंग जो पिछले सेशन में तुमने किया था, जिसको तुम्हें इस बार नेगेट करना था। तुम्हें ऐसा क्या लगता है पिछली बार ऐसे कौन-सी मिस्टेक्स रही थी जिनको तुम्हें इस बार इम्प्रूव करना था? पिछली पिछली बार जो किया था वो था मेनली केमिस्ट्री का एक पार्ट था। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक वाला पार्ट था, उसको मैंने लास्ट ईयर थोड़ा-सा नेग्लेक्ट किया था। फिज़िकल और ऑर्गेनिक में लास्ट ईयर ज़्यादा फ़ोकस किया था। फिज़िक्स में तो ऑलमोस्ट सेम है, लास्ट ईयर जो था इस बार भी सेम था और बायोलॉजी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया। कुछ-कुछ चैप्टर्स थे जो नहीं किए, जो अच्छे से नहीं हो पाए थे लास्ट ईयर, बट इस साल हो गए, इम्प्रूव कर। गुड टू बी बैड। ऑब्वियसली इट हैज़ पेड यू वेल। अंशुमन, हम ऑलरेडी तुम्हारे जेईई शेड्यूल के बारे में जानते हैं, है ना? वी टॉक्ड बिफोर। नीट का शेड्यूल में तुम्हारा जो प्रिपरेशन था, वो तुम्हारे जेईई के प्रिपरेशन से कितना डिफरेंट था? जी, जेईई के शेड्यूल में एज़ अ नीट एस्पिरेंट, तो हम जो जेईई एग्ज़ाम दिए थे उसमें मैथ्स का तो कोई रोल था नहीं, केवल फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ के ही हम जेईई एग्ज़ाम दिए थे। और नीट एग्ज़ाम में बायोलॉजी एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था जो वो पढ़ना था अलॉन्ग विद फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री।
सो नीट में जो मुझे मैनेज करना था वो था बायोलॉजी और फिज़िक्स केमिस्ट्री, फिज़िक्स केमिस्ट्री, बस इतना ही। इन तीनों सब्जेक्ट्स में तुम्हें कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा टेंशन भी है? केमिस्ट्री तुम ऑलरेडी बोल चुके हो एंड केमिस्ट्री के कौन से पार्ट की तुम बात कर रहे हो? इनऑर्गेनिक पार्ट, और केमिस्ट्री का जो इनऑर्गेनिक पार्ट था वो मेरे लिए थोड़ा-सा मतलब मुश्किल लगता था, फिज़िकल और ऑर्गेनिक हो जाते थे। कैसे होते हैं फिर इनऑर्गेनिक को? फिज़िकल और ऑर्गेनिक में जो है आपको वो कॉन्सेप्चुअल है, आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना ज़रूरी है, और उनमें अच्छा बात ये है कि एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया, तो आप वो भूलेंगे नहीं, वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि आपको बार-बार पढ़ना पड़ता है एक ही चीज़ को मतलब याद रखने के लिए। सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ फिज़िकल एंड ऑर्गेनिक ओवर इनऑर्गेनिक। तुम्हारे शेड्यूल में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था? चीज़ों को कवर करना, चीज़ों को रिवाइज़ करना, कवर्ड अप चीज़ों को रिवाइज़ करना या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना? एज़ फॉर फिज़िक्स एंड फिज़िकल केमिस्ट्री, ये इन दोनों के लिए मैं कहूँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, इन दोनों के लिए क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करनी है। एज़ फॉर बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक तो के लिए आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। एनसीईआरटी की लाइन आपको रिवाइज़ करनी पड़ेगी जितनी बार हो सके। एनसीईआरटी बुक के बारे में बताओ। बायोलॉजी में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट दैट इज़ द थिंग दैट मेक्स द डिफरेंस, है ना? अ, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि नीट के पेपर में देयर आर डायरेक्ट रेफरेंस येस, लेकिन कभी-कभी उसमें चेंजेस भी होती है। इस साल के नीट के पेपर में ऑब्वियसली हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मतलब इस साल का पेपर डिफिकल्ट जाएगा एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस इटरेशन। तो इस साल तुमने क्या ऐसा देखा जो तुम्हें लगता है कि शायद एक्सपेक्ट तुमने नहीं किया था? देखिए लास्ट ईयर जो था पेपर काफ़ी ईज़ी आया था, वो भी इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर्स रिमूव हो गए थे लास्ट ईयर, तो काफ़ी सारे चैप्टर्स रिमूव होने के बाद भी पेपर वाज़ रियली ईज़ी। तो उसके चक्कर में क्या हुआ, कट ऑफ बहुत हाई चला गया। एज़ वी नो द लास्ट ईयर्स कट ऑफ वेंट फॉर 642 व्हिच वाज़ रियली वेरी हाई कट ऑफ। तो ये तो मतलब पता था कि इस साल कुछ ऐसा होगा कि जिससे कट ऑफ तो नीचे जाएगी। तो इस साल मुझे लगा कि जो भी क्वेश्चंस आएँगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में वो नीट लेवल के ही होंगे। बट इस साल जो मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था वो था फिज़िक्स का लेवल। नीट फिज़िक्स में जो क्वेश्चंस आए थे उनको नीट लेवल का नहीं कहा जा सकता। सो तुम्हें तुम्हारे जेईई मेंस के अटेम्प्ट ने ऑब्वियसली हेल्प किया होगा इन फिजिक्स की क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। बट इट वाज़ टाइम टेकिंग ऑल्सो। ओके। नीट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं ना, 45 क्वेश्चंस होते हैं, और जेईई में 25 क्वेश्चंस होते हैं। तो 25 क्वेश्चंस का टफनेस अगर बढ़ भी जाए तो फिर टाइम मैनेज हो जाएगा, बट 45 क्वेश्चंस का अगर मतलब लेवल बढ़ा दिया जाए तो मे बी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाए। गुड। टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड एक सवाल है। किसी भी एस्पिरेंट के लाइफ में, किसी भी एस्पिरेंट के डेली शेड्यूल में एक स्पेसिफिक टाइम वो निकालते हैं फॉर लीजर। सो लीजर बोलो, रिक्रिएशन बोलो, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर मेंटल हेल्थ। तो तुम्हारे डेली शेड्यूल में लीजर का कितना ज़्यादा एक्सपेंस था? नहीं, लास्ट ईयर जो हुआ दैट आई मिस्ड बाय 2 मार्क्स। आई स्कोर्ड 640 एंड मिस्ड बाय 2 मार्क्स। तो थोड़ा बुरा लगा मेरे को, और मैंने सोच लिया कि इस बार जो है मैं कोई फ्री टाइम नहीं लूँगा, कुछ नहीं करूँगा, बस केवल पढ़ाई पे ध्यान दूँगा ताकि नेक्स्ट ईयर जो है मुझे बॉर्डर लाइन पे ना रहना पड़े, जस्ट लाइक लास्ट ईयर। सो दैट इज़ रियली ट्रेमेंडस फॉर यू टू से कि मतलब लीजर बिल्कुल लिया नहीं तुमने। बर्नआउट बिल्कुल फील नहीं होता तुम्हें? यस। कैसे मैनेज की इस चीज़ को? अ, इस चीज़ को मैनेज करना था। मेरा जो लास्ट ईयर जो था 642 और 642 मार्क से रह जाना, वही एक मेजर फैक्टर था जो मेरे को पुश करता था चीज़ों में। जब भी मैं गिव अप करना चाहता था या फिर बोलना चाहता था यह मुझसे नहीं होगा और फ्रस्ट्रेटिंग लगता था, वो एक मेजर फैक्टर था जो मेरे को पुश करता। सो आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट योर माइंडसेट। तुमने एक बार किसी चीज़ को ठान ली। के अंदर एक इंटेंस डिज़ायर होना चाहिए कि मुझे यही करना है, मुझे यही क्रैक करना है और कुछ नहीं करना। और डिज़ायर आपका जितना ज़्यादा होगा उतना ही आप ये फ्री टाइम ये वगैरह उनको नेग्लेक्ट करना सीख जाए। इट्स ऑल अबाउट द हंगर। तो तुम्हें कितनी भूख है एक चीज़ की, राइट? वो जितना कम होगा उतना ही आपका जो डिस्ट्रैक्शंस है वो अपने आप चले जाओ, और ये जितना और हंगर जो है वो कम होगा तो आपको डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्शंस दिखें। माइंड इट नहीं है। वेरी वेल सेड। सो अंशुमन, व्हाट इज़ दैट वन एडवाइस दैट यू वुड गिव टू अ नीट एस्पिरेंट जो तुम्हारी तरह ड्रॉप ले रहा है? अब मेरी तरह ड्रॉप ले रहा है, मैं उसके लिए तो कहूँगा कि शुरुआत जो करे शुरुआत में पहले
चैप्टर्स को रिवाइज़ कर ले, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले और PYQs प्रैक्टिस करें उसके बाद। तो ये जो है ये एक सीक्वेंस में चलना चाहिए। पहले आप पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन्स अंडरलाइन कर लीजिए NCERT की, उसके बाद सेकेंडली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, फिर थर्डली PYQs करना। इतना करने के बाद आप आई होप यू आर रेडी टू गिव एग्जाम। एंड कोई फ्रेशर को अगर तुम्हें गाइड करना हो विद एन एडवाइस तो क्या कहोगे? एज़ पर अ फ्रेशर, मैंने जितना देखा है, जितने भी फ्रेशर्स होते हैं, मतलब मेजॉरिटी अपना जो 11th है उसको मतलब नेगलेक्ट कर देते हैं। वो सोचते हैं कि 12th से मैं शुरुआत करूँगा, 12th से मैं सीरियस हो जाऊँगा। तो ऐसे में ज़्यादातर लोगों का नहीं हो पाता। तो जो अगर कोई फ्रेशर है, मैं कहूँगा यू स्टार्ट टू प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। अगर आपका सपना एम्स क्रैक करना है तो if you want to crack AIMS, if you want to go to a good college, then start as early as possible and be serious about it. Sure. So I think the biggest takeaway that I gained from you is that you have to be serious and you have to be hungry for what you want. Especially for a tough exam and NEET. It is one of the toughest exams that India has to offer. So I congratulate you again, Anshuman. It was a pleasure speaking with you, and I hope your journey ahead will be full of more success. So with this, we come to an end of this session. Thank you for tuning in. Hare Krishna. Hare